डेट है आज 25 मई 2021। इस क्लास में हम ये 10 टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है अपना लिथुआनिया क्विट्स चाइना 17+1 कोऑपरेशन फोरम। ये एक चाइना का कोऑपरेशन फोरम है जी, एक ग्रुप है ये जिसमें 17 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और 1 ये चाइना है। तो लिथुआनिया ने अभी इसको क्विट कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है। ये लिथुआनिया कहाँ पे जी? वेस्टर्न यूरोप में है। ये देखो जी, ये लिथुआनिया है यहाँ पे। ये वर्ल्ड मैप देखो आप, ये वाला पार्ट है जो, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये यूनाइटेड किंगडम है। इसके पास ये नॉर्वे स्वीडन इसके पास है। और ये वाली कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, बाल्टिक सी है जी इसके पास। ये बाल्टिक सी दिखाई दे रहा है आपको। बाल्टिक सी के साथ ये कंट्री, 3 कंट्रीज़ को मिला के बोलते हैं बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट्स इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है आपको, देखो इधर वाले पोर्शन में ये दिखाई दे रहा है ना आपको रसिया। ये कौन से कलर में? वॉयलेट कलर में, जो बैंगनी कलर है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये रसिया, रसिया का पार्ट कुछ यहाँ पे भी है जी। देखो ये यहाँ पे बीच में बेलारूस है, बेलारूस के आगे ये वॉयलेट कलर का आपको रसिया दिखाई दे रहा है। आप जूम करके भी देख सकते हो, देखो ये वाले पार्ट की बात हो रही है जी, ये वाला। और यहाँ पे गल्फ ऑफ ईडन है, इसके साथ बॉर्डर लगाता है ये रसिया। तो ये इसकी लोकेशन हमने देखी, ये लिथुआनिया की। अब लिथुआनिया ने छोड़ दिया जी इसको। इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं जी? 17+1 में इसमें ग्रुप में आते हैं जी 12 तो यूरोपियन यूनियन मेंबर हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन बना हुआ है जी, इसके 27 मेंबर हैं जो यूरोप कंट्री में आते हैं। इसके 27 देश हैं, उनमें से 12 मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के इस 17+1 में। और 5 हैं जी बाल्कन स्टेट। बाल्कन स्टेट तो ये टोटल मिला के 17 है, और प्लस एक चाइना। चाइना जी इसका ग्रुप है जो, मतलब इस ग्रुप में, इस कोऑपरेशन फोरम में। तो ये कंट्री आपको याद करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये जो बाल्कन स्टेट्स कौन से होते हैं, किसे बोलते हैं, जैसे हमने देखा ना बाल्टिक स्टेट्स किसे बोलते हैं, ये 3 स्टेट हमने देखे, लिथुआनिया, लाटविया और इस्टोनिया। इन तीनों को मिला के बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं। यहाँ पे बाल्टिक सी इनके साथ लगता है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वीडन और ये गल्फ ऑफ रीगा इनके साथ बॉर्डर लगाती है। तो ये बाल्कन स्टेट कौन से हैं जी? ये देखो आप, इसमें से ये ग्रीस हो गया आपका, टर्की और ये मालडोवा। इन तीनों को हटा के ये 10 स्टेट्स हैं जो, ये हैं जी बाल्कन स्टेट्स बोलते हैं इन्हें। इन 10 स्टेट्स आते हैं इसमें, मतलब स्टेट्स का मतलब है यहाँ पे कंट्रीज़। ये 10 कंट्रीज़ आती हैं। ये स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवो, मैकेडोनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया और रोमानिया। ये 10 कंट्री आती हैं जी इसमें। और यहाँ पे देखो ब्लैक सी है, इसके साथ बॉर्डर लगाती है रोमानिया, बुल्गारिया। यहाँ पे एजियन सी है, आनियन सी है, एड्रियाटिक सी है, ये इटली का पार्ट है। तो यूरोप का मैप है जी ये। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं जी, ग्रुपिंग के बारे में। लिथुआनिया ने क्यों छोड़ा है इसके? लिथुआनिया ने कहा है कि ये डिविसिव है। डिविसिव का मतलब है जी विभाजक करने वाला, डिवाइड करने वाला। क्यों? क्योंकि यूरोपियन मेंबर के 27 मेंबर है और इसने 17 मेंबर को अपना मेंबर बना रखा है इस कोऑपरेशन फोरम ने, जो चाइना का है। तो चाइना चाह रहा है इनमें डिवाइड करना। तो लिथुआनिया ने यही कहा है कि 27+1 अप्रोच होनी चाहिए, कि सारे के सारे यूरोपियन मेंबर होने चाहिए इस फॉरम में, और +1 चाइना होना चाहिए। तो ये लिथुआनिया ने कह के इसे छोड़ दिया है, अभी क्विट कर दिया है। ये इनिशिएटिव चाइना का जी 17+1 अभी हमने देखा 2012 में, 2012 में ही शुरू किया था 17+1 इनिशिएटिव। ये बूडापेस्ट में शुरू किया था जी, ये एक जगह है, प्लेस है यूरोप में ही। और इसमें सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज आते हैं जी। ये मतलब जो ये देखो जी, ये सेंट्रल यूरोप हो गया और ये ईस्टर्न यूरोप हो गया। इधर वाला पार्ट हो गया वेस्टर्न यूरोप। ये कंट्रीज आती हैं इसमें। चाइना का ये कहना था कि जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप है ये अंडर डेवलप्ड है रिलेटिवली वेस्टर्न यूरोप। मतलब ये वाला पार्ट है जी, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कम डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड है, और ये वाला पार्ट हाईली डेवलप्ड है। तो इसलिए चाइना ने कहा हम इस ग्रुप के साथ मिलकर इन्हें डेवलप करेंगे, इस रीजन को भी, समझे, ये वाला पार्ट को। तो चाइना ने इसको पार्ट बना दिया था जी, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया था ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी का पार्ट बना दिया था इस ग्रुप को, फोरम को। इसमें क्या डेवलप करने वाला था चाइना? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करने वाला था, जैसे ब्रिजेज बनाने वाला था जी, फ्लाईओवर, मोटरवेज, रेलवे लाइन बिछाने वाला था, कुछ पोर्ट, बंदरगाहें वगैरह जो मेंबर स्टेट्स हैं उनमें बनाना चाहता था। तो ये BRI है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, उसका ही ये पार्ट बना दिया था, उसी का एक्सटेंशन था एक तरह से ये 17+1 इनिशिएटिव। तो इसमें ये याद रखना है जी, बस और कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी एक स्कीम न्यूज़ में है अभी, वन स्टॉप सेंटर स्कीम। ये किस लिए न्यूज़ में है? ये अभी न्यूज़ में है किस लिए, पहले ये जानो आप। ये स्कीम ये वुमेंस के लिए जी, लगभग 3 लाख वुमेंस को इसने असिस्टेंस प्रोवाइड की है, सहायता प्रोवाइड की है अब तक, इसलिए
ये न्यूज़ में आई। कौन इम्प्लीमेंट करता है जी इसको, वन स्टॉप सेंटर को? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री इसको लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है। और ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में लागू की जाती है जी ये स्कीम। ये क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है जी, इसका लक्ष्य क्या, टारगेट क्या है? इसका टारगेट ये वुमेन्स को सहायता प्रोवाइड करना किसी भी क्षेत्र में, जैसे वायलेंस, हिंसा के खिलाफ, डिस्ट्रेस हो रहा है वुमेन को कोई परेशानी, और बहुत स्पेसिस में, या प्राइवेट या पब्लिक स्पेसिस, दोनों स्पेसिस में प्रोवाइड करना है। और इसमें एक रूफ के अंदर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड हो, ये इसकी मतलब मकसद है। जो वन स्टॉप सेंटर का मतलब है जी, एक ही रूफ के अंदर एक सेंटर होगा जी, बिल्डिंग होगी, वो वन स्टॉप सेंटर है, उसमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड हो वुमेन्स के लिए। एमरजेंसी या नॉन एमरजेंसी एक्सेस हो दोनों के लिए, मतलब वुमेन्स के लिए। इसमें मान लो जी पुलिस की हेल्प चाहिए वुमेन को, तो इस वन स्टॉप सेंटर में पुलिस की हेल्प मिलेगी। कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो मिलेगी। लीगल एड चाहिए या काउंसलिंग चाहिए जी, मान लो किसी वुमन डिप्रेशन में चली गई जी, उसको चाहिए। या फिर कोई विक्टिम है जी, हैरासमेंट की विक्टिम है, वो जाके यहाँ पे अपनी परेशानी बता सकती है और उस पुलिस एक्शन लिया जाएगा। तो सारी फैसिलिटी एक ही रूफ के अंदर प्रोवाइड होंगी, ये है वन स्टॉप सेंटर। तो वुमेन्स के अगेंस्ट कोई भी फॉर्म में वायलेंस होगी वुमेन्स के अगेंस्ट, तो उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगा यह वन स्टॉप सेंटर। अब तक हमारे देश में 701 वन स्टॉप सेंटर खोले जा चुके हैं, 701 वन स्टॉप सेंटर 35 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला के इनमें खोले जा चुके हैं। इतना ही था जी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कोंगोज माउंट न्यारा गोंगो। देखो जी, कोंगो एक कंट्री है, कहाँ पे? अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। वहाँ पे माउंट न्यार गोंगो, ये क्या है ये है जी वॉल्केनो। वॉल्केनो है जी ये, वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। वॉल्केनो का मतलब है जी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को आपको पता ही होगा, लावा का अर्थ से निकलना, उसके साथ आग वगैरह निकलती है जी, कुछ मिनरल्स आते हैं। तो ये अभी इरप्ट हुआ है जी, कहाँ पे? कोंगो में। तो इसलिए न्यूज़ में है जी ये। यहाँ पे जो माउंट न्यारगोंगो है, ये एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है। देखो जी, जो वोल्केनो होते हैं कई टाइप होते हैं उनके, जैसे कंपोजिट वोल्केनो और ये स्ट्रेटो वोल्केनो। स्ट्रेटो वोल्केनो होते हैं जी, स्ट्रेटो का मतलब है लेयर। जैसे वोल्केनो इरप्ट होता है तो इसकी ना लेयर्स ही बन जाती हैं। वोल्केनो ये इरप्ट हुआ जी, यहाँ से अर्थ से, पृथ्वी से निकला जी लावा, लावा से मिनरल्स आए और अर्थ पे आके जी ये माउंटेन टाइप का बना लेते हैं और लेयर्स ही बना लेते हैं, समझ रहे हो? लेयर। तो इस वजह से इसको स्ट्रेटो वोल्केनो बोलते हैं। ये लगभग 3470 मीटर ऊंचाई पे ये माउंटेन है, एक विरुंगा माउंटेन, कोंगो में, ये जी कोंगो कंट्री में। उसके पास एक अल्बर्टाइन रिफ्ट है। रिफ्ट होती है जी जैसे माउंटेन के बीच में रिफ्ट वैली, जैसे ये माउंटेन है, ये वाली माउंटेन है, ये वाली माउंटेन है, एक ही माउंटेन है दोनों। इसके बीच में ये एरिया, जैसे ये माउंटेन और ये माउंटेन, तो ये वाला बीच वाला एरिया, नीचे वाला एरिया ना, ये हो जाती है रिफ्ट। रिफ्ट अल्बर्टाइन रिफ्ट है यहाँ पे। और ये वरुंगा माउंटेन, उसके पास ये इरप्ट हुआ है। देखो ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है आपको, अल्बर्टाइन रिफ्ट कहाँ पे है, विरुंगा माउंटेन कहाँ पे है, माउंटेन मतलब पहाड़ी, विरुंगा माउंटेन कहाँ पे है, तो ये नियरा गोंगो कहाँ पे है, तो ये याद रखना कोंगो में। ये देखो जी कोंगो कहाँ पे, ये अफ्रीका का मैप है जी, ये देखो आप, ये है जी अपना अफ्रीका। अफ्रीका के यहाँ पे देखो जी, ये है कोंगो, ये कोंगो जी, ये वाला कोंगो है, ये वाला। यहाँ पे देखो ये मैप, ये वाला कोंगो है, ये कोंगो के पास है जी। यहाँ पे ये कोंगो का मैप है, कोंगो के पास ये वाला पार्ट है, ईस्टर्न वाला पार्ट न्यारा गोंगो, ये है जी। इसके पास एक और है जी यहाँ पे, ये वरुंगा नेशनल पार्क नाम से नेशनल पार्क है, और इस नेशनल पार्क के अंदर ये वोल्केनो है, न्यारा गोंगो वोल्केनो। और इसके पास एक और है जी वोल्केनो इसी नाम से, जिसका नाम है न्यामुरा गिरा। तो ये न्यामुरा गिरा और न्यारा गोंगो दोनों वोल्केनो आपको याद रखना चाहिए। कहाँ पे है? कोंगो में। पूरा नाम है कोंगो का, कंट्री का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। तो यही था जिसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना केरल फार्मर बैग्स इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। ये अवार्ड का नाम है जी बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। ये अवार्ड मतलब पुरस्कार, एक पुरस्कार मिला जी किसको? एक आदमी है जी केरल से, फार्मर है, किसान, जिनका नाम है साजी NM, इनको मिला जी ये अवार्ड। इन्हें टूबरमैन की तरह माना जाता है, मतलब इन्हें कहा जाता है टूबरमैन। टूबर का मतलब होता है जी, टूबर क्रॉप होती है ना, क्रॉप के नाम पे रखा गया है। ये टूबर क्रॉप उगाते हैं खेतों में, कल्टीवेशन मतलब खेती करते हैं। टूबर क्रॉप बोलते हैं जी रूट क्रॉप वगैरह को, जैसे आपका आलू हो गया रूट क्रॉप, क्योंकि ये क्या होते हैं? अर्थ के अंदर होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं ना। जैसे आलू हो गया जी, पोटैटो, पोटैटो हो गया, गाजर मूली हो गई जी, कैरेट हो गई जी आपकी, ये क्या है? अर्थ के अंदर होती हैं जी। जैसे स्वीट पोटैटो हो गया जी, शकरकंदी। तो ऐसी जो इन्होंने जी क्रॉप कल्टीवेशन की है, और उस क्या है, अपनी डोमेस्टिक स्पीसीज है जो, स्पीसीज का मतलब कुछ भी आ सकता है जी, प्लांट स्पीसीज, ट्रीज, या कोई क्रॉप आ सकती है,
या कोई जंगली जानवर कुछ भी, तो इन्होंने प्लांट की जो स्पीसीज हैं जी, ये ट्यूबर क्रॉप की स्पीसीज है, इनको कंजर्व किया है, जो हमारी डोमेस्टिक है, मतलब डोमेस्टिकेटेड किया है एक तरह से इनको, क्रॉप को। तो इसलिए इन्हें इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला जी ये अवार्ड 2021 का, 2021 का। ये हैं जी साजी एन एम, जिनको अवार्ड मिला है। ये साजी ने जी 200 ट्यूबर क्रॉप को यहाँ पे एक तरह से उगाया है, जिनमें से याम, लेसर याम, एलिफेंट फूट याम, एरो रूट, ये किसके नाम है? क्रॉप के नाम है जी, क्रॉप के, फसलों के नाम है ये। इन्होंने कोलोकेशिया, स्वीट पोटैटो आप जानते होंगे, शकरकंदी को बोलते हैं, कशावा, चाइनीज पोटैटो, तो ये सारी फसल इन्होंने उगाई है यहाँ पे, इसलिए इनको अवार्ड दिया है। इससे पहले 2015 में एक और अवार्ड मिल चुका है इन्हें, जिसका नाम है प्लांट जीनोम सेवियर रिवार्ड, इन्हें मिल चुका है। जो कौन देता है जी? न्यू दिल्ली में एक अथॉरिटी है, PPVNFR अथॉरिटी, ये अवार्ड देती है जी ये। और इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड कौन देता है जी? इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ये 2012 में सेटअप किया गया था ये अवार्ड, और UNDP के साथ मिलके, UNDP आपको पता है जी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यही वर्ल्ड जो होती है ना आपकी, जो क्या बोलते हैं उसे, एक रिपोर्ट तैयार करती है, उस रिपोर्ट का नाम भूल गया मैं, बहुत ही फेमस रिपोर्ट है। उसके साथ मिलके UNDP का एक, मतलब हमारे इंडिया में ऑफिस है जिसे UNDP इंडिया बोलते हैं, UNDP की ब्रांच, उसके साथ मिलके इंडिया ने ये 2012 में अवार्ड सेटअप किया। और ये कोई भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है एग्रीकल्चर को कंजर्वेशन करने में, या फिर सस्टेनेबल यूज करता है, मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करता है ग्रास रूट लेवल पे, तो गवर्नेंस के लिए उसे एक तरह से गवर्नमेंट क्या करती है? अवार्ड देती है, बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। तो 2012 में सेटअप किया गया था, इसमें ये याद रखना है। और 2 लाख रुपए इसमें कैश प्राइज दिया जाता है, और एक साइटेशन यानी कि एक शील्ड दी जाती है जी, एक तरह से साइटेशन ये समझ लो, और 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है इसमें। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना गलवान वैली। गलवान वैली अभी न्यूज़ में इसलिए जी, और ये सालों से न्यूज़ में, अभी से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं जी, ट्रूप्स का मतलब है फौजी, आर्मी मान लो जी आप, आर्मी, दोनों में भिड़ंत हो गई, और अभी भी माइनर फेस ऑफ हुआ है। फेस ऑफ का मतलब लड़ाई हुई है, दोनों के बीच में फाइट हुई है गलवान वैली में। ये ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है जी ये देखो जी, पहले आप लोकेशन देखो इसकी, ये अपना इंडिया है जी, और इधर आपको चाइना दिखाई दे रहा है, ये चाइना, और ये पाकिस्तान का पार्ट है। तो ये अपना जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो ये वाला है जी, ये लद्दाख में ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इधर ये क्या है जी? ये अक्साई चीन है, ये इंडिया का ही पार्ट है जी, जो चाइना ने अवैध कब्जा कर रखा है इस पर, तो अभी चाइना के कब्जे में है ये। और ये लाइन खिंची हुई है, ये बॉर्डर है जी दोनों के बीच में, चाइना मतलब अक्साई चीन, और ये अपने इंडिया के बीच में ये लाइन है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इधर है जी LOC, ये दिखाई दे रही है आपको, ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाती है जी, मतलब ये है जी POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान बोलता है जिसे पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है जी, मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हिंदी में बोलते हैं। ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है जी जम्मू कश्मीर का पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये चाइना ने कर रखा है। तो यहाँ पे चाइना के साइड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और पाकिस्तान के पास, मतलब पाकिस्तान की साइड में कौन सी है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, समझ गए? तो यहाँ पे कुछ लोकेशन है जी, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये है गलवान वैली, ये लद्दाख के पास है, ईस्टर्न लद्दाख के पास। यहाँ से रिवर गलवान वैली के पास गलवान रिवर निकलती है जी, उसी के नाम पे रखा गया है गलवान वैली, मतलब एक नदी निकलती है गलवान के नाम से ही। और इसके नॉर्थ साइड में देखो जी, ये सियाचिन ग्लेशियर है, जिससे UPSC ने 2020 में भी क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे नुब्रा वैली भी है, नुब्रा वैली के नॉर्थ साइड में है सियाचिन ग्लेशियर। और ये वाला पार्ट है जी, पहले ये इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे यहाँ पाकिस्तान के पास चला गया जी 1948 में, जब पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया इस पर, जब युद्ध हुआ था, जब सीज फायर हो गया था, यूनाइटेड नेशन ने जब इंटरफेरेंस किया था, आपने पढ़ा होगा ये हिस्ट्री में, पॉलिटी में, आपकी पॉलिटी की NCERT की बुक में भी। तो ये पाकिस्तान ने बाद में क्या है, इंडिया से तो कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में चाइना को दे दिया इसको, अब ये चाइना के पास है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। और यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग, आपको पता है यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं अभी 2019 में। तो ये लोकेशन हमने देख ली, कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे क्या है, जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, 3 किलोमीटर तक नो पेट्रोलिंग जोन डिक्लेयर कर रखा है। नो पेट्रोलिंग का मतलब कोई गश्त पे नहीं जाएगा यहाँ पे, कोई आर्मी के, ना चाइना की ना इंडिया के आर्मी के लोग यहाँ पे आएंगे। गलवान ये वैली है जी, इसके पास 1.5 किलोमीटर इधर, 1.5 किलोमीटर इधर, इसके आसपास नहीं आएंगे। यहाँ पे एक तरह से जी
आपने देखा होगा 15 जून 2020 को आर्मी की भिड़ंत होगी, इंडियन हमारे आर्मी की और चाइनीज़ आर्मी की। उसमें 20 इंडियन आर्मी के जो लोग हैं जी वो शहीद हो गए थे। तो उसके बाद 30 डेट तक ये चला जी। उसके बाद फिर मॉरेटोरियम लगा दिया गया, इस पर विराम लगा दिया गया, मतलब सीज फायर कर दिया गया एक तरह से, युद्ध विराम। गलवान वैली कहाँ जी, इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पे देखो जी गलवान रिवर है और उसी के पास ये गलवान वैली है। ये अक्साई चीन से निकलती है जी रिवर, गलवान रिवर अक्साई चीन हमने देखा अभी, वहाँ से निकलती है रिवर और लद्दाख में आते हुए फिर ये सियोक रिवर से मिल जाती है। मतलब सियोक रिवर की ट्राइब्यूटरी है गलवान रिवर। ट्राइब्यूटरी का मतलब है जी सहायक नदी, छोटी नदी है, जैसे ये सियोक रिवर बह रही है यहाँ पे सियोक रिवर में आके ये गलवान रिवर मिल जाती है, ये गलवान रिवर आके मिल जाती है सियोक रिवर में। और सियोक रिवर ट्राइब्यूटरी है जी सिंधु नदी की, यानी कि इंडस रिवर की सियोक रिवर है जी। समझ रहे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे अक्साई चीन में जी ये वैली क्या है, लद्दाख वेस्ट में और अक्साई चीन वेस्ट में, ईस्ट में जी, इसके ईस्टर्न साइड में, और वैली इसके बीच में है। मतलब ये है जी वैली, यहाँ पे लद्दाख है, ये ईस्ट मतलब वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे लद्दाख आ गया, और यहाँ पे अक्साई चीन है, अक्साई चीन ईस्टर्न साइड में। और यहाँ पे वेस्टर्न एंड में श्योक रिवर जहाँ पे आके मिलती है जी, ये किसमें, इंडस रिवर में, वहाँ इस एरिया को बोलते हैं जी। यहाँ पे रोड बना हुआ है एक, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, ये कई बार न्यूज में भी रहा था। तो ये लोकेशन बस हमें याद रखनी है कहाँ पे है, और इसके नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में क्या क्या है, ये मैप आप अच्छे से एक बार देख लेना। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप। ब्रिक्स आपको पता है जी 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इनके इस ग्रुप के अंदर ही छोटे छोटे से बहुत सारे ग्रुप हैं जिनकी एनुअली मीटिंग होती रहती है हर साल। और इस साल आपको पता है ब्रिक्स का प्रेसिडेंट इंडिया है जी, इंडिया। तो इसकी अभी मीटिंग हुई जी वर्चुअली, मतलब वर्चुअली का मतलब है जी इंटरनेट पे मीटिंग हुई इनकी, इंडिया ने होस्ट किया। ये 7th मीटिंग थी ब्रिक्स के एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की। ये एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ब्रिक्स का ही है, इसकी इस ग्रुप की एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 7वीं मीटिंग थी, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ट्रैक के बारे में मतलब एक तरह से डिस्कस किया गया कि साइंस एंड टेक को कैसे प्रमोट किया जाए एस्ट्रोनॉमी में। मतलब एस्ट्रोनॉमी जी स्पेस के बारे में रिसर्च करना, तो स्पेस के रिगार्डिंग जितनी टेक्नोलॉजी है एक दूसरी कंट्री के साथ शेयर करें और उन्हें कैसे प्रमोट किया जाए, ये इसमें डिस्कस किया है बस। इसके लिए क्या है, फंडिंग कैसे प्रोवाइड की जाएगी, फंडिंग के लिए ऑप्शन ढूंढें कि मनी कहाँ से आए, मनी के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें ब्रिक्स कंट्रीज में ताकि रिसर्च आगे बढ़ सके। तो इसके लिए इन्होंने जी एक नेटवर्क रिकमेंड किया है टेलीस्कोप का, कि एक टेलीस्कोप होना चाहिए मेंबर कंट्रीज में, जिससे क्या है रीजनल डेटा नेटवर्क क्रिएट किया जा सके, मतलब डेटा तैयार किया जा सके स्पेस के बारे में, स्पेस के रिगार्डिंग मतलब रिसर्च करने के लिए टेलीस्कोप के जरिए। टेलीस्कोप आपको पता है जी दूरबीन को बोलते हैं, जो स्पेस में चीज़ों को देखती है, नज़दीक लाकर दूर की चीज़ों को। चलते जी नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी साइक्लोन यास। साइक्लोन यास आपको पता है जी, अभी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जी, उसने ये क्या है 22 मई को ये अनाउंस किया था कि अंडमान सी से हटके अब ईस्टर्न सेंट्रल जो बे ऑफ बंगाल है उसमें एक साइक्लोन आने वाला है। साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात बोलते हैं जी, और 24 मई को आएगा ऐसा बोला था, और 24 मई को आ भी गया साइक्लोन, आप सबने न्यूज़ में देखा होगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है जी, इसका यास जो नाम है हमने कई बार पहले भी पढ़ा है कि नेमिंग कैसे करते हैं। देखो जी इसका नाम किसने दिया है, ओमान ने दिया है। और जो ये इंडियन ओशन के साथ बॉर्डर लगाती हैं ये कंट्री अपना अपना नाम देती हैं, और ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो ABCD आती है ना अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश के, उनके रिगार्डिंग जैसे नाम आते हैं उसके हिसाब से जी एक एक बारी से अपने नाम उनके सजेस्ट किए जाते हैं। जैसे अभी ओमान ने दिया है तो नेक्स्ट ओ के बाद आता है जी OMNOP, और पी पे कंट्री आ जा पाकिस्तान, और पाकिस्तान इंडियन ओशन में जी, ये इसका ग्रुप है इस इधर। तो अब जैसे यास दिया जी ओमान कंट्री ने, ओमान आपको पता है ना कहाँ पे, ये वाला मैप देखो जी आप यहाँ पे, ये इस मैप में अगर आप देखोगे ये है जी ओमान, ये दिखाई दे रहा ना ये वाला, मैं इसे करके दिखाता हूँ जूम, ये देखो जी ये वाला ओमान है, अभी ओमान ने दिया है ये। और इंडियन ओशन के साइड में ये कंट्री आती हैं 12-13 कंट्री, ये मिलके नेमिंग करती हैं जी साइक्लोन की, और बारी बारी से इनके सजेस्ट किए हुए नाम रखे जाते हैं। जैसे अभी नाम जो रखा गया है ओमान ने दिया यास नाम का, तो ये अगला जो साइक्लोन आएगा इसमें जी इंडियन ओशन में उसका नाम होगा गुलाब, ये सजेस्ट किया पाकिस्तान ने। तो बारी बारी से नाम सजेस्ट करते हैं। और यास जो ओमान ने दिया उसका मतलब है जी जैस्मिन, जैस्मिन बोलते हैं चमेली के पौधे को, चमेली का जो फूल होता है चमेली का उसे बोलते हैं यास ओमान में।
तो ये यास नाम दिया है ओमान ने। अब नेमिंग कैसे करते हैं जी और साइक्लोन होता क्या, पूरी डिटेल में जानना तो जी साइक्लोन का लेक्चर लिया हुआ है स्पेशल, जो आपके प्रीलिम और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो जी, 15 से 20 मिनट का लेक्चर है और पूरा डिटेल पता चल जाएगा। साइक्लोन, एंटी साइक्लोन और ये टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन सारी कैटेगरी पता लग जाएंगी जी आपको। लेकिन हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे जी इसमें साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन क्या होता है जी, साइक्लोन जो होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं अभी, जो ट्रॉपिकल रीजन में बनता है। ट्रॉपिकल रीजन तो जानते हो ना आप, जैसे ये अर्थ है जी, कई बार बताया मैंने, ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर में लेकिन भूमध्य रेखा, इसके अर्थ पे जी 23.5 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जाएंगे तो ये वाला एरिया जी ट्रॉपिकल। और इसके 35 डिग्री तक जाएंगे 23.5 से दोनों साइड 35 डिग्री तक, नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ और साउथ में जाएंगे जी हम, तो ये है सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। और उसके बाद है जी टेम्परेट जोन 60 डिग्री तक दोनों साइड, और उसके बाद है जी पोलर जोन 60 से 90 तक, पोलर जोन, पोलर जोन। तो ये ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रही है। ये भी ट्रॉपिकल रीजन में जो साइक्लोन बनते हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, और ये ट्रॉपिकल रीजन में ही बना है। जैसे ये आपको पता होगा, ये वाली भूमध्य रेखा जी, ये वाली इक्वेटर है, तो ये वाली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे ये साइक्लोन बन रहा है जी बे ऑफ बंगाल में, तो ट्रॉपिकल रीजन में है कि नहीं ये, क्योंकि ये 23.5 डिग्री की वाली रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, समझ रहे हो, तो इस रीजन में बन रहा है, इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो ये बनते कैसे हैं जी, ये बनते हैं यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा होता है जी, वार्मिंग लैंड होती है, वाटर भी वार्म होता है, गर्म होता है, और लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए तभी बनता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा है जी। आपको पता है अभी सन कहाँ पे मूव कर रहा है, इसी के आसपास है जी सन। सन कहाँ पे है अभी, 27 जून को सन कहाँ पे होता है, सॉरी 21 जून को, 21 जून को सन होता है जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है ये सन, और अभी इसके आसपास सन है जी, यहाँ पे सन अभी यहाँ पे है अर्थ के, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा खासा है जी, जितना ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है जी, लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, कम दबाव वाला क्षेत्र, लो प्रेशर। लो प्रेशर होता है जी, हाई टेम्परेचर होता है, उससे क्या होता है जी, ये रीजन वार्म हो जाता है, और वार्म होने के बाद ओशन में क्या है जी, जो वाटर वेपर है वो इवोपरेट करते रहते हैं जी। इवोपरेट का मतलब वाष्पीकरण होता रहता है, जैसे कभी आप गैस पे पानी गर्म करते हो, भाप निकलती रहती है, ऐसे इससे भाप टाइप इवोपरेशन होता रहता है। और होता क्या है ये देखो जी, कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है जी ये, यहाँ पे एक सेकेंड जी, ये देखो आप, ये क्या होता है, पानी यहाँ पे गोल गोल घूमने लगता है जी। यहाँ पे किस वजह से घूमता है जी, रोटेट किस वजह से करता है, क्योंकि आपको पता है अर्थ घूम रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट का मतलब है जी घूर्णन, अपनी अक्ष पे ही रोटेट कर रही है, घूम रही है, और उस घूमने की वजह से जी कोरियोलिस फोर्स जनरेट होती है। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फोर्स के बारे में बताया था, बल के बारे में, उन्हीं के नाम पे रख दी गई है कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये क्या है, पानी जी घूमने लगता है, और घूमने की वजह से क्या है जी, यहाँ पे वार्म वाटर होता ही रहता है, और ये इवोपरेशन हो रहा है। इवोपरेशन से क्या होता है जी, यहाँ पे फिर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा ऊपर जाके हाइट पे, ये ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है। हमारी जो ट्रोपोस्फेयर है जी अर्थ के ऊपर, ये ट्रोपोस्फेयर लेयर लगभग 15 किलोमीटर के बीच में, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, क्लाउड बनेंगे, क्लाउड बनेंगे तो क्या होगा जी, ये यहाँ पे ऊपर हवा चल रही होती है, ट्रेड विंड आ रही होती है ना, ट्रेड विंड, देखो जी यहाँ पे ट्रेड विंड आ रही होती है, यहाँ पे क्या है, इधर साइड में तो क्या है, टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि इस साइड में तो अभी सन है नहीं, और इधर जाता भी नहीं कभी, यहाँ पे जो होता है लो प्रेशर होता है जी, मतलब लो प्रेशर यहाँ पे होता है, हाई प्रेशर यहाँ पे होता है, और जो ट्रेड विंड आ रही होती है जी हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ, तो ये इधर से भी ट्रेड विंड आ रही होती है जी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर कम होता है, हाई प्रेशर होता है, क्योंकि सन अभी यहाँ पे है, तो फिर ये जो आती हैं ये डिफ्लेक्ट होता जी हो जाती हैं जी इक्वेटर के साथ ही, और ये भी सपोर्ट करती हैं जी, ये वाली विंड भी और ये ट्रेड विंड भी इसको इंडियन कोस्ट के पास लेके जाती हैं इस साइक्लोन को, और इंडियन कोस्ट के पास जाता है जी, ये फिर यहाँ पे बारिश स्टार्ट कर देता है जी, और तूफान आता है, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, जैसे आपने देखा होगा। तो ये साइक्लोन के बारे में पूरा डिटेल से जानना था जी, वो लेक्चर देखो आप साइक्लोन का, मैं लास्ट में उसका लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो आप। अब इसमें क्या होता है जी, हाई प्रेशर से जैसे ही लो प्रेशर की तरफ आती है विंड, तो जैसे मान लो जी ये विंड आएंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो ये विंड आएंगी, और यहाँ पे पता है जी आपको टेम्परेचर हाई हो रहा है, ये वाष्पित हो जा रहा है, मतलब इवोपरेट हो जा रहा है, और जैसे ही इवोपरेट हो रहा है यहाँ पे जगह खाली बच जाएगी ना, वो जगह भरने के लिए फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फिर आती जाएंगी, यहाँ पे विंड आती जाएंगी, और वो विंड जैसी आती जाएंगी, ये प्रोसेस चलता रहता है जी, बार बार प्रोसेस चलता रहता है, और ये प्रोसेस की वजह से जी क्या है, बहुत ही लार्ज साइज में
कंडेंसेशन होता है और क्लाउड बनते हैं, उसकी वजह से ये स्टार्ट हो जाता है जी बारिश होना। और जैसे ही लैंड पे जाता है जी, ये लैंड पे जाता है बारिश करना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद क्या है जी, ये डिसिपेट हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया विंड कैसे सर्कुलेट करती है जी, कैसे डिफ्लेक्ट करती हैं। देखो जी, एक चीज़ याद रखनी है, नदन साइड में ये इक्वेटर है जी, 0 डिग्री मान लो इक्वेटर है, अर्थ के इक्वेटर है ये भूमध्य रेखा। यहाँ पे नदन साइड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पे साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। और सदर्न साइड में जी क्लॉकवाइज मूव करता है, क्लॉकवाइज, ये याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है इसमें, जो विंड के जी विंड का डिफ्लेक्शन कैसे होता है जी, नदन साइड में विंड का जो डिफ्लेक्शन है जी, विंड जो मुड़ती है राइट हैंड साइड मुड़ती है जी, राइट हैंड साइड। जैसे ये विंड इधर जा रही है तो राइट हैंड साइड मुड़ जाएगी, इधर से आ रही है जी मान लो इधर से विंड, तो ये राइट हैंड साइड किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, इधर इधर मुड़ जाएगी। तो जो यहाँ से नदन साइड से आ रही होती हैं वो इधर मुड़ जाती हैं, इधर, और इस साइक्लोन को ढकेलती हैं इधर की तरफ, और ये चला जाता है जी कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। तो ये विंड जो अंटार्कटिका विंड आ रही होती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं जी लेफ्ट साइड में, क्योंकि अंटार्कटिका विंड यहाँ से आ रही होती है जी, और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होंगी। और जो आर्कटिक से आ रही होती हैं वो राइट हैंड साइड में। तो यही लिखा जी इसमें। तो डिटेल में जानना जी वो लास्ट में आप लेक्चर देखना, इसमें सारा यही लिखा हुआ है। और फिर साइक्लोन डिसिपेट कैसे होते हैं जी, कम कैसे होता है, एंड कैसे होता है। देखो साइक्लोन जैसे ही लैंड पे जाता है, जैसे भूमि पे आ गया जी यहाँ पे, यहाँ से साइक्लोन इधर आ गया, तो अब इसे जो मॉइस्चर मिल रहा था, मॉइस्चर का जो इसका सोर्स था वो तो कट हो गया, क्योंकि ओशियन से इसे मॉइस्चर मिल रहा था। अब यहाँ पे इवोपरेट हो रहा था ओशियंस पे ही, और वो क्रिया चल रही थी, फिर यहाँ पे वाटर आ रहा था, गर्म हो रहा था, इवोपरेट हो रहा था। लेकिन लैंड पे तो वाटर है ही नहीं जी, तो इसका सोर्स कट गया। तो धीरे धीरे जैसे ये अंदर जाता है तो ये खत्म होता चला जाता है, साइक्लोन अपने आप ही कम हो जाता है जी, एंड हो जाता है इसका साइक्लोन का। तो इस साइक्लोन के पार्ट भी देख लो एक बार आप, इसके पार्ट ही आपने फिगर में गौर किए होंगे, 3 पार्ट होते हैं जी इसके। ये बीच में आई होती है जी, आई, और ये इसके अराउंड आई वॉल होती है, और आई में जो आई है इसकी बीच वाला पार्ट, इसमें बारिश नहीं हो रही होती है जी। इसमें इस एरिया की अपेक्षा, मतलब रिलेटिवली इस वाले एरिया में क्या, आई में टेम्परेचर ज़्यादा होता है जी, अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और ये पूछ लिया था बात इस बार यूपीएससी के प्रीलिम एग्जाम में भी ये बात पूछी गई थी जी, आई में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और ये चीज़ें याद रखनी है जी आपको। यहाँ पे क्या है, विंड क्या है, यहाँ पे डिसेंड कर रही होती है, नीचे आ रही होती हैं, इसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड नहीं बन पाते जी, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। यहाँ पे एक रेयर सिचुएशन होती है, विंड नीचे डिसेंड कर रही होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है इस एरिया के अपेक्षा, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लाउड नहीं बनता, इसके आसपास बनता है जी आई वॉल के, जो आई वॉल बोलते हैं, आई वॉल, WALL, आई वॉल बोलते हैं इसके अराउंड। और फिर इसके आसपास का एरिया आउटर साइड एरिया हो गया, 3 पार्ट होते हैं। तो ये विंड सर्कुलेट करती रहती हैं और यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये वाले यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना इंडिया टू पुश फॉर WHO यूरोपियन यूनियन अप्रूवल फॉर कोवैक्सीन। इंडिया की जो वैक्सीन है जी कोवैक्सीन, तो इंडिया अभी जा रहा है जी WHO और यूरोपियन यूनियन से अप्रूवल लेने। क्यों जी, देखो अभी क्या है, जो मान लो इंडिया से लोग जाते हैं यूरोप में, उनको क्या है जी ट्रैवल में रेस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, यूरोप ने लगा रखी हैं। और तो इंडिया चाह रहा है कि WHO और यूरोपियन यूनियन की जो एक एजेंसी है जी, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, इससे अप्रूवल मिल जाए इसको एमरजेंसी यूज के लिए, इस कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल जाए, मतलब सहमति मिल जाए जी कि ये वैक्सीन जो क्या है एमरजेंसी यूज के लिए यूज हो सकती है पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी, समझ रहे हो। तो ये जो अभी इंडिया में मिली हुई है जी, इसे पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं मिली हुई है, कोवैक्सीन को जो मिली हुई है अप्रूवल, कोवैक्सीन जो वैक्सीन बनाई है हमारी भारत बायोटेक कंपनी ने इंडिया में, इसको सिर्फ भारत में मिली हुई है, तो वर्ल्ड वाइड में नहीं मिली हुई है। WHO अप्रूवल देगा तब इसे मिलेगी जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो चाहती है जी हमारी मिनिस्ट्री कि WHO की जो एमरजेंसी यूज लिस्ट है उसमें इसे डाला जाए, इस कोवैक्सीन को, समझ रहे हो। ज़रूरत क्या है जी, ज़रूरत इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन है, उसके मेंबर कंट्री हैं, जो इसके सदस्य देश हैं, यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है जी, उसके सदस्य हैं 27 मेंबर हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है हम ऐसे आउटसाइडर को आने देंगे अपनी कंट्रीज़ में, मतलब कोई भी बाहर से हमारे यूरोप में आएगा उसको आने देंगे जो फुली वैक्सीनेटेड हो रखा है। मतलब वो कोई टूरिस्ट आना चाहता है जी हमारे यहाँ विजिट करने, यूरोप में, यूरोप की बात हो रही है, यूरोप के कंट्री कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई विजिट करने आना चाहता है टूरिस्ट, तो उसे वैक्सीनेशन होना चाहिए, मतलब वैक्सीन लगी हो कोरोना की। और कौन सी वैक्सीन के लिए दिया जी, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगी हो, कोविशील्ड की वैक्सीन है जी, मतलब एस्ट्राजेनेका कंपनी है उसकी वैक्सीन है कोविशील्ड वैक्सीन लगी हो उसे आने की अनुमति है, क्योंकि ये WHO और यूरोपियन यूनियन की लिस्ट में इंक्लूडेड है ये वाली कोविशील्ड वैक्सीन। तो इन्हें ट्रैवल
मतलब अनुमति दी गई है ट्रैवल की यूरोप में, लेकिन इंडिया के लोगों को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो कोवैक्सीन है उसे WHO और यूओ से अप्रूवल नहीं मिली है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूज हो सके, और इमरजेंसी लिस्ट में भी नहीं डाला है WHO ने। इसलिए इंडिया चाह रहा है कोवैक्सीन को WHO की ये इमरजेंसी यूज लिस्ट में डाला जाए। बेनिफिट क्या होंगे जी? बेनिफिट तो यही होंगे, अगर मान लो कोवैक्सीन को WHO की यूरोपियन मतलब इमरजेंसी यूज लिस्ट में डाल दिया, तो इससे क्या है, हमारी वैक्सीन को बूस्ट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकेंगी वैक्सीन, और इंडिया की मतलब एक तरह से डेवलप करेगा ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन। अब ये इमरजेंसी यूज लिस्ट है क्या जी? WHO की। WHO तो आप जानते हो जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड वाइड हेल्थ इंश्योर हो सके सभी लोगों को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इसलिए काम करती है। और यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, स्पेशलाइज एजेंसी। इसकी जो इमरजेंसी यूज लिस्ट है जी, इसका प्रोसीजर है कि क्या है, रिस्क बेस्ड प्रोसीजर है जी इसका। ये क्या करती है, पहले असेस करती है और फिर लिस्ट करती है अनलाइसेंस्ड वैक्सीन को। मतलब ऐसी वैक्सीन है जी, उसको पहले मूल्यांकन करेगी, फिर उसको लिस्ट करेगी कि ये अनलाइसेंस्ड वैक्सीन है, या फिर थ्योरोप्रेटिक्स है, या इन वाइट्रो डायग्नोस्टिक है। मतलब 3 लिस्ट में ये कैटेगराइज करती है, इसकी 3 लिस्ट हैं। एक तो वैक्सीन अनलाइसेंस्ड वैक्सीन, जिसको लाइसेंस नहीं मिला है, ऐसी वैक्सीन को कंसीडर करती है। और थ्योरोप्रेटिक कोई थेरेपी के लिए यूज होती है, मेडिसिन वगैरह, उसको कंसीडर करती है। और एक इनविट्रो डायग्नोस्टिक, मतलब किसी बीमारी का जी इनविट्रो डायग्नोस्टिक का मतलब है डिटेक्ट करना। इनविट्रो एक टेक्निक है, उस टेक्निक के जरिए डिटेक्ट करना किसी बीमारी को, तो इनविट्रो डायग्नोस्टिक को ये 3 कैटेगरी में लिस्ट करती है ये इमरजेंसी यूज लिस्ट में। इसके साथ ही क्या करती है जी, मतलब कोई प्रोडक्ट क्या है, ऐसा प्रोडक्ट को देती है कोई कि पीपल के लिए इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी के लिए यूज हो सके। मान लो कोई हेल्थ इमरजेंसी आएगी, जैसे कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है जी, सबको अफेक्ट कर रहा है, हेल्थ इमरजेंसी। इस टाइम में जैसे एस्ट्राजेनेका कंपनी की कोविशील्ड वैक्सीन को इसने अप्रूवल दे दिया, तो ये पहले ये देखती है हाँ हेल्थ इमरजेंसी चल रही है और अभी किसी लोगों के पास क्या है जी इसकी ज़रूरत है, तो उसे असेस करती है, मूल्यांकन करती है, तब अप्रूवल देती है। तो इसकी वजह से क्या है, ये असिस्ट करता है जी, ताकि जो यूनाइटेड नेशन के और सारे मेंबर हैं वो इस वैक्सीन को प्रोक्योर कर सकें, मतलब ले सकें और अपने कंट्रीज़ में यूज कर सकें इस प्रोडक्ट को। इसलिए ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो एक तरह से अवेलेबल हो जी, इसकी क्वालिटी अवेलेबल हो, सेफ्टी, एफिकेसी और परफॉर्मेंस डेटा इसका कलेक्ट किया जाता है किसी भी वैक्सीन या दवाई को इमरजेंसी यूज लिस्ट में डालने से पहले। एलिजिबिलिटी क्या होती है जी कैंडिडेट प्रोडक्ट की? जैसे मान लो इंडिया कोवैक्सीन को अभी अभी इस इमरजेंसी यूज लिस्ट में डलवाना चाहता है, तो क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी है कि इसमें डाला जाएगा, कौन कौन सी मतलब वो है एलिजिबिलिटी। देखो जी, इसमें 3 प्रोडक्ट को कंसल्ट मतलब कंसीडर किया जाता है, जैसे वैक्सीन हो गई, या थ्योरोप्रेटिक और इनविट्रो डायग्नोस्टिक जो हमने अभी देखा। इसमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं एलिजिबिलिटी के लिए। वो क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं जी? पहला क्राइटेरिया ये कि ऐसी डिसीज जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया गया है वो ऐसी होनी चाहिए जिसको लाइफ थ्रेटनिंग हो, मतलब जीवन को खतरा हो, लोगों के जीवन को खतरा हो, और आउटब्रेक हो, एपिडेमिक हो या पेंडेमिक हो, मतलब एक तरह से क्या है, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा रीजन में फैल गई हो डिसीज, और उसका अभी क्या है जी कोई अच्छे से दवाई भी नहीं आई है और कोई मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। इस कंडीशन में क्या है, यूरोपियन ये इमरजेंसी यूज लिस्ट है, इसमें डालती है WHO, जिसे क्या है, ऐसा प्रोडक्ट जिसे लाइसेंस नहीं मिला है उसका मूल्यांकन करती है, फिर डालती है कि मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जी जिसके अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, मतलब अभी क्या है, जैसे कोरोना वायरस आया है जी, इसके लिए अभी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो सक्सेसफुल हुई हो इस डिसीज़ को एरेडिकेट करने में। एरेडिकेट का मतलब है जी रिमूव करने में, इस डिसीज़ को ख़त्म करने में कोई ऐसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है नहीं, कोई दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। उस केस में अप्रूवल देती है जी ये वैक्सीन वगैरह को कि हाँ इमरजेंसी यूज के लिए। ऐसा प्रोडक्ट जी जो क्या है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से कंप्लाई करता हो, अगर कोई मेडिसिन और वैक्सीन की अप्रूवल लेना चाहता हो WHO से। और अगर कोई क्या है जी, कोई इनविट्रो डायग्नोस्टिक किट की कोई अप्रूवल लेना चाहता है कंट्रीज, तो वो फंक्शनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कंप्लाई करता हो WHO के, तब ये उसे अप्रूवल देता है जी, WHO इमरजेंसी यूज लिस्ट में डालता है। और जो भी एप्लीकेंट होते हैं जी, मान लो जो जैसे इंडिया एप्लीकेंट है जी, इंडिया चाहता है इंडिया WHO की इमरजेंसी यूज लिस्ट में इसकी वैक्सीन को डाला जाए, तो वो क्या है जी, वो कंप्लीट करेगा डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट और उसकी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन प्रोडक्ट की। अगर इनविट्रो डायग्नोस्टिक है, अगर इनविट्रो डायग्नोस्टिक किट है जी कोई, तो उस केस में क्या करेगा, सारी वेरिफिकेशन प्रोडक्ट की और वैलिडेशन प्रोडक्ट की कंप्लीट करेगा। उसके बाद WHO क्या है जी, उसके मतलब WHO की प्री क्वालिफिकेशन की एक लिमिट है, ये क्या है, उससे पहले ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है।
जब प्रोडक्ट को जैसे मान लो अपनी कंट्री में जी इंडिया में लाइसेंस दे दिया गया कोवैक्सीन को, कोवैक्सीन जो वैक्सीन है जी उसको लाइसेंस दिया गया और इसके डेवलपमेंट के लिए वेरिफिकेशन के लिए पूरा प्रोसेस तैयार किया गया। उसके बाद अपने इंडिया में लाइसेंस मिलने के बाद तब डब्ल्यूएचओ के पास ये एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि हाँ एमरजेंसी यूज लिस्ट में डाला जाए। तो यही तो इंडिया ने किया है अभी, तो यही था जी अभी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी यूनाइटेड किंगडम टू अनवेल प्लान्स फॉर डिजिटल बॉर्डर। यूनाइटेड किंगडम ने क्या अभी प्लान बनाया है कि वो डिजिटल बॉर्डर का प्लान बना रहा है। डिजिटल बॉर्डर का ये मतलब नहीं है कि डिजिटल बॉर्डर रहेगा उसकी कंट्री के आसपास, इसका मतलब ये है जी जो उसके कंट्री में माइग्रेंट आएंगे, मतलब दूसरी कंट्री से लोग आते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन हो, सबका इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन। कैसे कैसे होगा जी, प्रोसीजर सारा देखेंगे। ब्रिटेन ने कहा है जी, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम एक ही बात है जी, कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कहा है कि वो फुली डिजिटल बॉर्डर अभी अनाउंस किया जी, घोषणा की है। ये ब्रिटेन है जी, आपने नहीं देखा हो तो ये वाला यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है ब्रिटेन। तो ये वाला कंट्री की बात कर रहे हैं अभी हम। तो ये चाहता है जी जो कंट्री का इमाइग्रेशन सिस्टम है, इमाइग्रेशन का मतलब दूसरी कंट्री में जो ब्रिटेन से लोग आते हैं उसकी ओवरहॉलिंग की जाएगी, छानबीन की जाएगी ये सारे सिस्टम को। तो वो चाहता है डिजिटली बॉर्डर हो। इसका मतलब ये है जी डिजिटली बॉर्डर का कि कोई भी जैसे मान लो जो ब्रिटेन में आते हैं जी विदाउट वीज़ा और इमाइग्रेशन स्टेटस, मतलब बिना वीज़ा या इमाइग्रेशन स्टेटस नहीं है जी, अवैध तरीके से आ जाते हैं, उनकी एक तरह से क्या है जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन होगी। मतलब सबकी क्या है जी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर पे सबकी क्या है जी इंफॉर्मेशन होगी। ये सारा सिस्टम पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपनी कंट्री में चला रखा है जी, अमेरिका ने, और ब्रिटेन चाह रहा है ये हमारे ब्रिटेन में ये 2025 तक इम्प्लीमेंट हो, लागू हो ऐसा सिस्टम। तो डिजिटल आइडेंटिटी चेक की जाएगी जी इसमें। और ये क्या करेगा, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जाने का भी जो जी मूव जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जाते हैं। जैसे ब्रिटेन के इंडिया में सेंटर है जी वीज़ा सेंटर, जैसे एम्बेसी के पास होते हैं जी, एम्बेसी से वीज़ा लेने जाते हैं जो एम्बेसडर होते हैं, तो वहाँ विजिट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी अगर डिजिटल आइडेंटिटी चेक होगा, मतलब डिजिटली इंटरनेट के जरिए सारा चेक होगा जी। और अब ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारा डेटा होगा उनके पास। तो डिजिटाइजिंग द बॉर्डर विल मीन ऑफिसर कैन नाउ काउंट हु इज़ कमिंग इन एंड आउट। मतलब इसका मतलब ये जी जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारा डेटा होगा, सारी डिटेल चेक कर सकते हैं कि कौन उनकी कंट्री में ब्रिटेन में आ रहा है, कौन जा रहा है और किसके पास परमिशन है और कितने दिन की परमिशन है। तो ये आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि कोई भी मान लो पर्सन उनकी कंट्री में पहुंच रहा है, जाने वाला है ब्रिटेन, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी डिजिटली और सारा डेटा पता लगा सकते हैं हाँ कि इसका रिकॉर्ड कैसा है किसी एक्टिविटी के बारे में जी। तो लास्ट ईयर जी ब्रिटेन में जो आए थे लगभग 85,500 पीपल आए थे ब्रिटेन में, तो ये डेटा कोई याद करने की ज़रूरत है नहीं। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अभी न्यूज़ में है किस लिए, देखो जी ईरान ने और इसने IAEA ने एक डील की थी 3 महीने की। वो 3 महीने की डील क्या है, ख़त्म कर दी ईरान पार्लियामेंट ने। ईरान जो कंट्री जी आपको पता होगा जी, ये वर्ल्ड मैप आप देखो, यहाँ पे ईरान है जी, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये ईरान कंट्री। तो ईरान ने जी IAEA के साथ एक डील हुई थी वो 3 महीने की, वो ख़त्म कर दिए ईरानियन पार्लियामेंट ने, ऐसा बोला है। डील क्या हुई थी कि जो IAEA है वो ईरान में जी, ईरान के जो न्यूक्लियर साइट है, मतलब जहाँ पे न्यूक्लियर पावर बना रहा है जी, ये बिजली बना रहा है न्यूक्लियर से, तो वहाँ पे इन साइट को ये छानबीन करेगी जी, ओवरऑल इंस्पेक्शन करेगी जी, इंस्पेक्शन मतलब जांच करेगी कि ये ईरान उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब यानी कि एटम बम बनाने के लिए तो यूज़ नहीं कर रहा है। तो ये 3 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया जी। तो ईरान ने बोला कि अब इसका कार्यकाल खत्म हो गया, अब हम इसे इंस्पेक्शन नहीं करने देंगे IAEA को, तो इसलिए न्यूज़ में है। अभी देखो जी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में नए प्रेसिडेंट बने थे जो बिडेन, उन्होंने अनाउंस किया था कि ईरान और US और कई कंट्री है जी, P5+1 कंट्री है, P5 जो परमानेंट मेंबर हैं जी, किसके, P5 जो मेंबर है परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, जिसमें अमेरिका, चाइना, रसिया और ये UK, ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन और आपका फ्रांस, ये कंट्रीज आती हैं जी, 5 कंट्री। तो प्लस एक जर्मनी था जी, जर्मनी कंट्री, इनके बीच में एक डील हुई थी P5+1 और ईरान के बीच में 2015 में, कि ईरान क्या है अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ नहीं करेगा यूरेनियम का इनरिचमेंट नहीं करेगा एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा। लिमिट रखती थी कि वो सिर्फ न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए यानी कि बिजली बनाने के लिए ही यूज करेगा। तो ईरान ने माना जी ये डील, लेकिन ईरान इस डील से बाहर हो गया। और अभी फिर उसके बाद क्या है जी, US ने सैंक्शन लगा दिए, इस पर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन अभी जब जो बिडेन बने उसने कहा कि हम ईरान डील में दोबारा से आएंगे, क्योंकि USA ने 2018 में विद्रॉल कर लिया था, जब डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे 2018 में विद्रॉ कर लिया था, मतलब हट गए थे इस डील से।
ईरान की डील से। तो ईरान ने भी अपने यूरेनियम का इनरिचमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, इस डील को नहीं माना। लेकिन यूनाइटेड स्टेट के जब नए प्रेसिडेंट बने तो उसने कहा कि 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील को हम दोबारा से लागू करेंगे और इसमें दोबारा से हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो ईरान भी अपनी जो यूरेनियम का इनरिचमेंट है उसको रोकेगा। यूरेनियम का इनरिचमेंट क्या है कि यूरेनियम को ज़्यादा ये क्या जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिससे क्या है मतलब एक तरह से यूरेनियम का इनरिचमेंट का मतलब है इसे स्पिन करते हैं जी, रोटेट करते हैं यूरेनियम को। यूरेनियम आपको पता है जी एक रेडियो एक्टिव मिनरल है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब यानी कि एटम बम भी बनाए जा सकते हैं। तो ईरान को ये बोला सिर्फ इतनी ही यूरेनियम का इनरिचमेंट करेगा जिससे बिजली बनाई जा सके। तो यूनाइटेड स्टेट ने कहा कि अभी 2000 जब इसने जी 2021 में अनाउंस किया कि हम इस डील में दोबारा से आएंगे, ईरान अपनी डील में मानेगा, यूरेनियम का इनरिचमेंट नहीं करेगा, सिर्फ न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए यूज़ करेगा। तो ईरान ने भी इच्छा जताई थी, लेकिन अभी ईरान ने ये डिसीजन ले लिया आईईए का इंस्पेक्शन नहीं करने देंगे इस तरह से। तो ये डील के लिए एक तरह से हार्मफुल एक तरह से देखा जा रहा है। तो ये डील क्या थी, डील यही थी, आईईए की डील हुई थी तीन मंथ की, जो फरवरी में जी इस एग्रीमेंट हुआ था, एक तरह से फरवरी में ये मॉनिटरिंग करने के लिए। तो ये डील अभी ख़त्म कर दी है जी इंस्पेक्शन की ईरान ने। अब ईरान और ग्लोबल पावर इसे जी एक तरह से चाहते थे कि इनके बीच में नेगोशिएशन हो, मतलब एक तरह से एग्रीमेंट हो, ताकि जो वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन का मतलब है जी अमेरिका यहाँ पे, कि ईरान से सैंक्शन हटाए, प्रतिबंध हटाए, दोबारा से न्यूक्लियर डील में आए, ईरान की न्यूक्लियर डील में। और भी सारी कंट्रीज़ पे क्या है सैंक्शन लगा देता है ना यूएस से अमेरिका, कि ईरान से कोई कंट्री डील नहीं करेगा। इंडिया पे भी जी कह देता है कि ईरान से ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करोगे आप। यहाँ से क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं जी इंडिया ईरान से, मतलब पेट्रोलियम मंगाता है, परचेज करता है, जिससे पेट्रोल डीजल बनते हैं जी। तो ईरान और बाकी कंट्री के साथ यूएस सैंक्शन लगा देता है। लेकिन ईरान और यूरो मतलब अमेरिका दोबारा इस डील में आना चाहते थे, यानी कि सैंक्शन हटाने वाले थे, प्रतिबंध हटाने वाले थे ईरान से। लेकिन अब कंसर्न रेज की जा रही है जी, क्योंकि ईरान ने आईईए को मना कर दिया है। तो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने जी विड्रॉ कर लिया था इस ईरान डील से, जो हमने अभी पढ़ा। अब आईईए ये क्या होता है इसे जानते हैं जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखो जी इसे एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, 1957 में बनी विद इन द यूनाइटेड नेशन फैमिली। देखो यूनाइटेड नेशन की कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है ये याद रखना, जैसे WHO स्पेशलाइज एजेंसी है, लेकिन विद इन द मतलब फिर भी यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंदर ही माना जाता है इसे। और ये रिपोर्ट करती है जी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को और आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, दोनों को रिपोर्ट देती है ये अपनी IAEA। इसका हेडक्वार्टर है जी, मुख्यालय ऑस्ट्रिया की यूरोप में जी, ऑस्ट्रिया की वियना, ये कैपिटल है जी यहाँ पे वियना में। इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है जी आईईए के जो मेंबर स्टेट हैं, इसके सदस्य देश हैं, उनमें क्या है एक दूसरे में सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज होना चाहिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। तो प्रमोट करना है जी जितनी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ ना हो, एटम बम, बल्कि सेफ्टली यूज़ हो, सिर्फ बिजली बनाने के लिए यूज़ हो। तो एक तरह से पीसफुल यूज़ हो न्यूक्लियर एनर्जी का, ये प्रमोट करता है जी ये। और मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ ना हो, या न्यूक्लियर वीपन्स बनाने के लिए यूज़ ना हो, मतलब नाभ के जो हथियार वगैरह बनाने के लिए यूज़ ना हो, यूरेनियम वगैरह का या न्यूक्लियर पावर का, ये इंश्योर करता है जी ये IAEA। इसके कुछ प्रोग्राम है जी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने, जैसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, ये IAEA का ही प्रोग्राम है। एक है जी ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, और एक प्रोजेक्ट है जिसका वाटर अवेलेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट ये है, और एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल 2000। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जी। तो यही टॉपिक थे आज। अब हम क्वेश्चन करेंगे जी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रिक्स ग्रुपिंग के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कह रहा है जो सारे ब्रिक्स के मेंबर है वो G20 के भी मेंबर हैं। दूसरा कह रहा है जी जो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें क्या है सबके पास इक्वल वोट है जी, ईच कंट्री के पास इक्वली कंट्रीब्यूट करती है और सबके पास इक्विटी है, सबके पास इक्वलिटी है इस बैंक में। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा दोनों या दोनों गलत, दोनों सही है जी, सी करेक्ट आंसर है। इसमें हर कंट्री के पास 1 वोट है ईच कंट्री के पास, ऐसा नहीं है वर्ल्ड बैंक में जैसा होता है ना, USA के पास ज़्यादा वोट है और फिर आता है जी शेयर, जैसे जो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, शेयर खरीदता है इसका, जितना ज़्यादा पैसा देता है, मनी देता है इसको जैसे वर्ल्ड बैंक को, तो इसी तरह इसमें वोटिंग होती है। लेकिन ऐसा ब्रिक्स में नहीं है जी, 5 कंट्री, पाँचों के पास इक्वल वोट है और सारे जो ब्रिक्स के मेंबर हो G20 के भी मेंबर है। UPSC ने प्रीलिम 2020 में जी 2020 में 2020 में G20 के कौन कौन से मेंबर है ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है जी अपना MSME की जो नई डेफिनेशन आई है 2020 में लागू हो गई थी 1 जुलाई 2020 से, तो कौन सी है जी, वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME की फुल फॉर्म है। आपको स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है कौन सी है जी। जो
सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे जी, इनके बीच में जो डिस्टिंक्शन था, मतलब डिफरेंस था, इसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया एमएसएमई में। नेक्स्ट कह रहा है जी ये एमएसएमई है जी, ये एमएसएमई, इसी मिसप्रिंट हो गया, एमएसएमई, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट कह रहा है जी जो एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर है उसको इंट्रोड्यूस किया है, मतलब जो टर्नओवर है जी, मतलब प्रॉफिट और जितना वो बेच रहा है माल सबको मिला के उसमें एडिशन कर दिया गया है और इसकी जो राशि है और इंक्रीज कर दी गई है। जो इन्वेस्टमेंट थ्रेड होल्डर है जी उसको भी रिवाइज किया गया है। आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ बिल्कुल डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जो डिस्टिंक्शन था उसको भी रिमूव कर दिया गया है एमएसएमई के लिए। नेक्स्ट बताना जी गैस हाइड्रेट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हो, करेक्ट बताना आपको। गैस हाइड्रेट क्या है जी, ये तब बनते हैं जब कोई गैस क्या है, जैसे मीथेन गैस, ये ट्रैप्ड फंस जाती है किसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स में। जब ये क्रिस्टल सॉलिड बनाती है जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तब ये गैस बनती है, गैस हाइड्राइट बनता है। नेक्स्ट क्या है जी, ये सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और जो अर्थ के क्लाइमेट पे इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। जब अगर मान लो प्रेशराइज मीथेन का सडन रिलीज हो जाए, मतलब अचानक से रिलीज हो जाए इन्वायरमेंट में ये गैस ओशन से, तो ये क्या है, सबमरीन लैंडस्लाइड भी हो सकते हैं जिससे, और सुनामी भी आ सकती हैं इसकी वजह से, मीथेन की वजह से, गैस के अचानक रिलीज होने की वजह से। आपको बताना जी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, तीसरी, ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी दूसरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट में रिलीज नहीं होती, बल्कि मीथेन ही होती है, क्योंकि गैस हाइड्राइट में मीथेन और वाटर होता है जी। गैस हाइड्राइट में गैस ये जी मीथेन CH4 है जी, CH4। तो ये बिल्कुल गलत है जी, लेकिन 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है जी, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना जी, हमने करंट अफेयर में अपने इसी लेक्चर में जी इंपॉर्टेंट सीरीज में कवर किया था, हेलो क्लास टी न्यूज़ में था जी, किससे रिलेटेड है ये बताना जी आपको। ये क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए एक मेथड है क्या, या क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है क्या, या फिर हेलीकॉप्टर के ऊपर जो लेजर इनेबल्ड इक्विपमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड है क्या, या फिर कोई फिजिकल वेदरिंग होती है साल्ट क्रिस्टल की ग्रोथ होने की वजह से, उससे रिलेटेड है। जी हाँ बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है। हमने पढ़ा था, याद करो, सुलावेसी आइलैंड। सुलावेसी आइलैंड कहाँ पे, इंडोनेशिया में। वहाँ पे पिग की सबसे पुरानी सुअर की पेंटिंग मिली थी, और वहाँ पे क्या दिखाया था कि जो पत्थर है उसका रस्ट लग रहा है जी, जैसे आयरन में रस्ट लगता था ना, लोहे में जंग लगता है, ऐसी पत्थरों में क्या है जी, वेदरिंग हो रही है, मतलब गल रहे हैं वो, मतलब गल रहे हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहे हैं वो पत्थर, क्योंकि साल्ट क्रिस्टल बन रहे हैं उन पे। जैसे आपने कभी पत्थर पे पहाड़ देखा होगा जी, एक नमक की तरह से एक बुरादा सा, जैसे बोलते हैं ना, रेत मिट्टी की तरह का उन पे निकल आता है, उसकी वजह से वो गलते रहते हैं पत्थर, मतलब वेदरिंग होती रहती है उनकी फिजिकल वेदरिंग। तो ये उससे रिलेटेड है जी, हेलो क्लास टी, आपको यही याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है जी, आपको कुछ पिलर के रिगार्डिंग, मतलब आर्ट एंड कल्चर से जी, रिलेटेड हिस्ट्री से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी। मौर्यन पिलर थे वो रॉक कट पिलर थे, और जो एक्केमेनियन पिलर थे वो उनको क्या है, जो मेजन है, मेजन का मतलब है जी मिस्त्री, जो घर वगैरह बनाते हैं मेजन, इन्हें आर्कन पिलर को पीसीज में बनाया गया था, मतलब छोटे छोटे पीसीज लिए फिर बनाया पिलर को, फिर बनाया ऐसे पीसीज में। लेकिन जो मौर्यन काल में, जो मौर्यन डायनेस्टी थी जी, उसमें जो पिलर थे, पिलर का मतलब है जी खंबा, वो रॉक कट पिलर थे जी, रॉक चट्टानों से काट के बनाए गए थे वो पिलर। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है, दोनों के दोनों करेक्ट है जी, सी। आर्किमेन पिलर को जी छोटे छोटे टुकड़ों में मिस्त्री ने बनाया था, और जो मौर्यन पिलर थे जी चट्टानों से काट के बनाए थे, एक ही चट्टान के, समझ गए। नेक्स्ट है जी, आपको हुमायूं टॉम के रिगार्डिंग को स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट कौन सी है। जो ये जी हुमायूं टॉम, ये फर्स्ट गार्डन टॉम थी ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडिया में जी जो बनाई गई थी, ऐसी पहली ये टॉम थी। टॉम का मतलब है जी कब्र, मरने के बाद कब्र बना देते हैं ना, कब्र। ये दिल्ली में बनी हुई जी, दिल्ली में, हुमायूं की टॉम। हुमायूं आपको पता है जी कौन थे, कौन थे हुमायूं, मुगल एम्पायर के रूलर थे जी, किंग हुमायूं। तो उनकी ये पहली टॉम थी जी जिसमें गार्डन भी था, गार्डन भी था टॉम के साथ साथ, कब्र के साथ। और इसको बनाया किसने था जी, हाजी बेगम। हाजी बेगम फर्स्ट वाइफ थी हुमायूं की, और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी डाला जा चुका हुमायूं टॉम को। आपको करेक्ट बताना जी कौन सा, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट बताना जी, सिग्मो फेस्टिवल के बारे में हमने करंट अफेयर में की इस सीरीज में भी इसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में भी कवर किया था, और हमने इसे स्पेशल लेक्चर भी लिया था जी सिग्मो फेस्टिवल के बारे में। आपको बताना कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है, असम, उत्तराखंड, गोवा या केरल। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, सी आंसर, गोवा में मनाया जाता है जी, आपको याद होगा। आज के लेक्चर में इतना ही था जी, बस कल मिलते हैं अब।